Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss MCQs from the chapter oscillation. So start करते with the very first question. और question ये रहा, which of the following quantities are always zero in a simple harmonic motion? F vector dot A vector, V vector dot R vector. Actually सुनिए, यहां पर डॉट नहीं होगा, यहां होगा क्रॉस. ठीक है, जीरो पूछा है ना, तो यहां पे सब जगह क्रॉस होगा. ठीक है, ओके. तो अब क्रॉस होने से देखो क्या हो गया, क्रॉस होने से क्या हो गया, आंसर क्या आएगा, डॉट से आंसर ही नहीं आएगा. एसएचएम में आप जानते हैं ये और ये वाली सिचुएशन होती है. ये यहां पर ओरिजिन हो गया. अब आप पोजीशन के लिए बात करो तो इधर में आर वेक्टर इधर मान लो चाहे इधर मान लो, जिस हिसाब से आएगा. वेलोसिटी के लिए भी या तो ये डायरेक्शन होगी या ये डायरेक्शन होगी, और एक्सेलरेशन के लिए इस साइड में इधर डायरेक्शन होगी, इस साइड में इधर डायरेक्शन होगी ए वेक्टर की. तो अब यहां पर देखो हमेशा क्या होंगे कि ये जो सारी क्वांटिटीज हैं, चाहे आप देखो पोजीशन वेक्टर की बात करो, आर वेक्टर की बात करो, वी वेक्टर की बात करो, ए वेक्टर की बात करो, चाहे एफ वेक्टर की बात करो, दे विल ऑलवेज बी आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल. ठीक है, या तो पैरेलल होंगे या हमेशा एंटी पैरेलल होंगे एसएचएम के अंदर में. और जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो किसी भी दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो सी वेक्टर बराबर, यदि मैं लिखता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैं इसे लिख सकता हूं सी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा और एन कैप. अब थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा तो आंसर में साइन थीटा बराबर क्या आएगा 0, और थीटा बराबर 180 डिग्री आएगा तब भी आपके पास में साइन थीटा बराबर क्या आएगा 0 आएगा. इसका मतलब हर केस में यदि मैं यहां क्रॉस लगा देता हूं तो आंसर क्या आएगा 0. सो इस सवाल का आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव. सारे आंसर्स क्या आएंगे 0, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल. ये सिंपल सा सवाल है यहां पर. चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, the average acceleration in one time period in a simple harmonic motion. वन टाइम पीरियड की बात हो रही है. वन टाइम पीरियड मतलब यहां से इधर गए, यहां से इधर गए और यहां से इधर वापस आ गए. तो एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, एवरेज एक्सेलरेशन की यदि मैं बात करता हूं तो ये होगा क्या, वेलोसिटी मतलब वी एवरेज अपॉन टाइम, यस और नो. और एवरेज वेलोसिटी 0 है, सो आंसर विल बी 0. भाई एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों होती है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है एक टाइम पीरियड में. फिर से समझिए सवाल में वन टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो वन टाइम पीरियड में यहां से चले आप, यहां से यहां आए और यहां से वापस लौट के यहां आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0. डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0. तो इट इम्प्लाइज एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या आएगा 0. खत्म सवाल. एवरेज एक्सेलरेशन का सवाल आपने नहीं देखा होगा, एवरेज वेलोसिटी तक बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है. हो सकता है आगे कभी एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी सवाल आए, तो आपको प्रिपेयर रहना है. आंसर क्या आएगा 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाई एक्स बराबर 5 साइन 4t माइनस पाई बाई 6. ये आपको इक्वेशन दे रखी है. The velocity of the particle when its displacement is 3 units. तो भैया आपको ये बताना है, वेलोसिटी बतानी है कब, जब आपका x बराबर होगा 3. ओके, तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करते हैं कि यहां से वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे, तो वेलोसिटी आएगी dx बाई dt, यस और नो. तो यहां से लिखोगे तो ये आएगा 5 साइन का करोगे तो cos 4t माइनस पाई बाई 6, और 4t का करोगे 4 तो यहां आ जाएगा 20. यहां कितना आ जाएगा 20, लेकिन यहां तो मैं t रखना पड़ेगा. यहां आपको क्या रखना पड़ेगा, t रखना पड़ेगा, तभी ये सवाल सॉल्व हो सकता है. ओके, अब v पूछा है x बराबर 3 पर, तो मुझे लगता है कि आप सोचोगे v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से सवाल को सॉल्व करें. तो देखो v बराबर ओमेगा कहां है आपका, बताओ भैया ओमेगा, ओमेगा कहां से आएगा, तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस का 5. तो यहां से ओमेगा आपको 4 मिलेगा, तो आपने इसको रख दिया 4. a मतलब एम्पलीट्यूड, तो आगे आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. सो यहां से आप यदि करोगे तो 4 इंटू 25 में से गए 9, तो 16, तो 4.
सो यहां से आपको आंसर मिल रहा है 16 यूनिट। तो बताओ भाई, क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है भाई। यहां पर क्यों पढ़ना है इस लफड़े में, जब क्लियरली तो दे रखा है भाई। इस इक्वेशन से आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, पोजीशन उसने बोल रखी है, ओमेगा आपको यहां से कंपेयर करके मिल गया, तो क्यों इसमें उलझना है? इससे कब निकालोगे? इससे तब आप निकालोगे जब टाइम की कोई वैल्यू दे रखी हो। क्या दे रखी हो? टाइम की कोई वैल्यू दे रखी हो, तभी आप इससे सॉल्व करोगे बेटा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से उसने एसएचएम स्टार्ट किया है, इसका एम्पलीट्यूड ए है और टाइम पीरियड टी है। एट द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, इट्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सवाल में क्या लिखा है? इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड की कितनी है? आधी, यही लिखा है। एट द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, वी मैक्सिमम का आधा स्पीड है। तो भैया स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? ये होती है ओमेगा ए अपॉन 2 नीचे का आया है, मैक्सिमम स्पीड ओमेगा ए। चलो तो ओमेगा ने मारा, ओमेगा को स्क्वायर कर लो तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो एक्स बराबर मिलेगा प्लस माइनस √3a/2। है क्या कहीं ऑप्शन में √3a/2? ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिखाई दे रहा है। क्लियर सवाल, जो सवाल कह रहा है वो करते चले जा रहे हो, अपने आप सॉल्व होके आंसर यहां पर सवाल आपको आंसर डाल के दे देगा, इसलिए इसमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखो, बड़ा प्यारा सा सवाल है। ये सवाल कौन सा सवाल है, इसका क्या रिजल्ट है, ये आप में से बहुत से लोगों को ये सवाल याद होगा। देखो क्या है, अ पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन एसएचएम इफ इट्स वेलोसिटीज आर v1 एंड v2 व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशंस आर y1 एंड y2 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स टाइम पीरियड इज। ये सवाल ड्यूरिंग द पूरे साल जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें मैंने करवाया होगा, नहीं तो डीपीएस में दिया होगा या कहीं टेस्ट पेपर में जरूर दिया होगा, और इसको कहीं ना कहीं बोला भी गया होगा कि इसको याद रखें, ठीक है। और इसमें 2 सवाल बनते हैं, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का। तो सवाल कैसे चलेगा, क्या करना है जरा देखिए। तो सवाल में उसने बोला है इसकी वेलोसिटी v1 है, कब? जब डिस्प्लेसमेंट y1 है। यस, तो मैंने देखो v बराबर लिखूंगा ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आएगा v1 बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स नहीं आएगा, यहां पे y दिया है तो y1 का स्क्वायर, ओके। और अगली बार v2 बराबर दे रखा है ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहां पर देखो आपको चाहिए टाइम पीरियड, और v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर होना चाहिए। ये ऑप्शन दिखा रहे हैं क्लियरली आपको, सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? तो बस ऑप्शंस की मदद के सहारे चलने लगो। तो मैं देखो यहां से लिखूंगा तो मेरे पास आएगा v1 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर, और v2 का स्क्वायर बराबर आएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का y2 का स्क्वायर। ये बात तो क्लियर हो गई। अब मेरे पास में 2 ही ऑप्शन बचते हैं, वो कौन से? देखो यहां से देखता हूं तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर मिल रहा है, यहां से भी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहां पे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये 2 चीजें यहां पर मिल रही हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए एक काम और कर लो, देखो इस वाली इक्वेशन को आप एडजस्ट करो, v1 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y1 स्क्वायर, सही है। और इस वाली इक्वेशन को एडजस्ट करो, v2 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y2 स्क्वायर। अब एक बात बताओ, कौन सा आंसर होना चाहिए और क्या स्टेप आपको लेना चाहिए? तो क्लियरली दिख रहा है, यदि आप ऐड करोगे तो ये टर्म जुड़ के एक्स्ट्रा बन जाएगी, लेकिन यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये टर्म्स कट जाएंगी कि नहीं कट जाएंगी? तो इसका मतलब मुझे क्या स्टेप उठाना चाहिए? सब्ट्रैक्शन। चलो कर दो, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी,
इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y1 स्क्वायर। चलो यहां से देखो बेटा v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर आ गया कॉमन, ये आ रहा है y2 स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? चलो अब आपको टाइम पीरियड पूछा तो ओमेगा से टाइम पीरियड मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसको इसके नीचे ले आओ तो यहां मिलेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन y2 स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बराबर ओमेगा की जगह आएगा, ओमेगा बराबर लिखोगे तो यहां पर रूट ले लो, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन टी बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई y2 स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर। रेसिप्रोकल ले लो तो t अपॉन 2 पाई बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर। आगे बढ़ जाओ तो t बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ y2 स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ऑप्शंस में ढूंढो बेटा, तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। अब कई लोग कहेंगे सर यहां तो y1 माइनस y2 लिखा है, वहां y2 माइनस y1 आ रहा है, तो जो भी गिवन पॉसिबल ऑप्शन है, देखो ये प्लस वाला तो नहीं आएगा। अब एक तो ये बचा है और एक ये बचा है, बताओ कौन सी ज्यादा बड़ी गलती है। यहां पे y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर आ रहा, नीचे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आ रहा है, तो एक बात बताओ नीचे का v होना और ऊपर y होना ये ज्यादा बड़ी गलती है या 1 और 2 का इंटरचेंज होना ज्यादा बड़ी गलती है। तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें v1 ऊपर है और इसमें v1 नीचे, और ये हमारे ऑप्शन से ज्यादा मैच कर रहा है, तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। एक्चुअली ये होती है छोटी छोटी सी टाइपिंग एरर जो आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हां ये बात जरूर है कि ये ज्यादा करेक्ट आंसर है जो हमने यहां पर निकाला हुआ है, ठीक है। श्योर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आएगी। चलो अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट SHM। देखो सबसे सिंपल सा, सबसे पहला ऑप्शन जो आपको देखना है कि यदि कोई इक्वेशन में साइन और कॉस नहीं है तो वो डेफिनेटली SHM नहीं है, एक्सपोनेंशियल है वो SHM नहीं है। तो पहले वहां से ढूंढने की शुरुआत करते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में tan लिखा है, y बराबर a tan ओमेगा टी, और tan इज नॉट अ साइनोसॉइडल फंक्शन। साइन और कॉस के जो ऑप्शंस होंगे वही आपको SHM को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप सीधा सीधा इसे एलिमिनेट करोगे और यही आपका आंसर यहां पर लगाओगे। अगले सवाल में आ जाओ, देखो क्या है, एक इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय d2y by dt स्क्वायर प्लस ky बराबर 0 वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज। बताओ कैसे करेंगे यहां पर, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो यहां पर ये सवाल है एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM का, क्लियर दिख रहा है आपको। आप क्या करते हैं, d2y by dt स्क्वायर प्लस का kx बराबर 0 याद है, तो यहां से a बराबर क्या आता है, a बराबर माइनस का kx, तो और a बराबर क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यस और नो। तो यहां से आप देख सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर बराबर k है, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट k आएगा, तो 2 पाई अपॉन टी बराबर रूट k आएगा। तो भैया t बराबर क्या आएगा, इसको जरा एक और स्टेप सॉल्व कर लो, t अपॉन 2 पाई बराबर 1 अपॉन रूट k, तो 2 पाई अपॉन रूट के आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ होगा, या आइदर एक्स्ट्रा स्ट्रोक में मैंने इसको कवर किया होगा या थ्योरी वाले पोर्शन में कवर किया होगा कि यहां पर ये डेटा भी डाला जा सकता है। जहां तक मैं रिकॉल कर रहा हूं यहां पे 10 या 20 कुछ लिख के या 9 लिख के शायद से ये सवाल मैंने करवाया होगा, ठीक है। अब ठीक है, उतना एकदम रबर की तरह बातों को नहीं खींचना है, सवाल बनाया जा सकता है, ये बस मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। k की जगह मान लो 9 लिख दिया तो रूट लोगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह का सवाल यहां पर बनाया जा सकता है, ये टाइम पीरियड के लिए है। सिमिलर सवाल फ्रीक्वेंसी के लिए भी बनाया जा सकता है, क्लियर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM के बेसिस पर ये सवाल दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल आपको यहां पर सॉल्व हुआ होगा। A particle is executing SHM, then the graph of the acceleration as a function of displacement is।
ए वर्सेस एक्स का ग्राफ, बताओ कैसा बनता है। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जब आप बनाते हो तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आता है। ए बराबर क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स पॉजिटिव तो ए नेगेटिव, और ए नेगेटिव तो एक्स पॉजिटिव, और ये ग्राफ माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक चलता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो आपको लेक्चर में भी बताया गया होगा, ए और एक्स का, एफ और एक्स का, है ना, यस और नो। चलो आगे बढ़ जाओ। A particle is executing SHM, then the graph of velocity as a function of displacement, मतलब v velocity versus displacement का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखो बेटा, v बराबर है ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिन्होंने मेरे से साल भर पढ़ा है उनको इसका आंसर डायरेक्टली याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अभी यहां पर देख सकते हैं कि क्या करेंगे। v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस ओमेगा को यदि मैं यहां ले आऊं तो v बाई ओमेगा बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। एक काम करो, रहने दो ऐसे ही, इसको स्क्वायर कर दो सीधा सीधा, तो v स्क्वायर बराबर आएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहां पर इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सही है। अब मुझे कोई इक्वेशन तो बनती हुई नहीं दिख रही है। क्या ये एक्स स्क्वायर, देखो हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहां पे दिख रहा है क्या, नहीं। एक और होती है भैया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी दा होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये भी नहीं दिख रही है। और ये स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी आ रही है, तो अब इन तीनों में बात बस फंस रही है। यस, अब एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, जो कि इलिप्स की इक्वेशन है। मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर। ये रटा रटाया रिजल्ट याद होना चाहिए। इस ग्राफ को यदि आप ड्रॉ करते हो तो ये वाला ग्राफ बनता है एसएचएम के लिए, v वर्सेस x का। यहां x यहां v, ये वाला डेटा आएगा ओमेगा ए और ये वाला डेटा आएगा ए। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। ग्राफ भी क्लियर है, आंसर भी क्लियर है, तो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या बोला गया है। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विल बी इक्वल। करवाया हुआ सवाल है, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ऐसे सवाल बहुत बतलाए हैं आपको। तो कितना आएगा भैया, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलो सॉल्व करो, काटा पीटी करो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। सो ये आएगा 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2, मतलब x बराबर आएगा a बाई रूट 2 प्लस माइनस और आएगा, तो a बाई रूट 2 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, a/√2। ठीक है, प्लस माइनस ठीक है अपनी जगह, कोई बात नहीं, वो तो दो पोजीशन आ रही हैं बस, बट मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो a बाई रूट 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारा यहां पर एक सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगला सवाल देखो, द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा एंड ए रेस्पेक्टिवली एट अ डिस्प्लेसमेंट x from the mean position if its kinetic energy is t and potential energy is v, then the ratio of tv। अब देखो यहां पे सवाल को बड़ा ही प्यारा से तो घुमा दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो पूछा है यहां पे, तो कैसे लेंगे भैया, T बाई V, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये पोटेंशियल है ना। हाँ, अब देखो सिंपल सी बात ही, काइनेटिक को के और पोटेंशियल को यू बोल देता तो कोई कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, ऐसी सवाल बनाते हैं टेढ़े मेढ़े जानबूझ के, ताकि आप वहां पे सवालों में देख के उलझ जाओ। ये कट गया, आंसर मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा और चेक कर लो कि यहां पर क्या बोला गया, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा और एम्पलीट्यूड को छोटा ए बोला है, हम कैपिटल ए मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में यहां पर दिखाई दे रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सही किया है ना, रेशियो ऑफ टी एंड वी, काइनेटिक एनर्जी को टी माना है और पोटेंशियल को वी माना है। हाँ ठीक है, क्योंकि सोचो यदि ये पोटेंशियल और काइनेटिक का पूछता तो उल्टा हो जाता, तब आंसर बी आता। थोड़े से में ही गलती हो सकती है, और ऑप्शन देखो कैसे प्यार से बनाए गए हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। अ वर्टिकल मास स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑसिलेशन विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकंड। A quantity of this system which executes simple harmonic motion with a period of 1 second. अब आपको एक लाइन बताई गई थी लेक्चर के दरमियान कि यदि आपका x बराबर a साइन ओमेगा टी ऐसा आपका डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यदि हमारे पास में n है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आती है 2n। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 2 गुना। बराबर, जब फ्रीक्वेंसी 2 गुना होती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, इसका t है तो इसका आएगा t/2 आधा। भाई फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो टाइम पीरियड आधा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो यहां पर देखो 2 सेकंड इसमें दिया गया है और फिर 1 सेकंड किया जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी का। ये सवाल फ्रीक्वेंसी वाला सवाल नीट 2021 में भी पूछा जा चुका है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो जाती है और टाइम पीरियड आधा हो जाता है, इस बात पे ध्यान रखें। ठीक है, चलो इस सवाल को और भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मानो यहां पे टाइम पीरियड दे देगा और इसका है ना, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड पूछेगा, तो वो सीधा आधा करना है, कुछ नहीं करना है सवाल में, दिमाग लगाना नहीं है। ये आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच के लिए सवाल है। अब इसको आप सीख चुके हो तो भैया टाइम पीरियड आधा कर दो, फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हो तो कहानी खत्म। अगला सवाल देखो क्या है। द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून वेयर जी इज 1/6 इफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द, ये क्या सवाल है? The length of second pendulum on the surface of the moon, सेकेंड पेंडुलम तो भैया t बराबर होता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/g। ठीक है, फिर क्या बोला गया, g इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ, अच्छा यहां पे ऑफ आएगा, ओके इसको ऑफ कर लेना भैया, है ना, नहीं तो स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या पूछी गई है, लेंथ पूछी गई है। तो हम जानते सेकंड पेंडुलम अर्थ के लिए जब मैं बात करता हूं तो L बराबर कितना आता है, 1 आता है, यस और नो, क्यों टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है सेकंड पेंडुलम का। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा गया है, मून पर पूछा गया है। कहां पूछा गया है बेटा, मून के ऊपर में पूछा गया है। तो मून पे करने में कौन सी परेशानी है भाई, मून पे करने में क्या परेशानी है? तो टी ऑफ मून बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/g ऑफ मून। ऐसी करेंगे क्या, बोलो भाई ऐसी करेंगे क्या? अच्छा, अब यहां पर सवाल के अंदर में जो गाड़ी फंस रही है, बताओ कहीं कुछ फंसती हुई नजर आ रही है? यहां सारा डेटा अर्थ के लिए है, यहां सारा डेटा मून के लिए है या नहीं? बिल्कुल। तो एक काम करो, आपस में डिवाइड कर देंगे इनको, आपस में डिवाइड कर देंगे इनको, कर दो भाई डिवाइड। अच्छा, जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टीई अपॉन टीएम। ये डिवाइड क्यों करना है, मत करो डिवाइड, और भी सिंपल तरीका बताता हूं भाई। यदि ये सेकंड पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड तो 2 ही सेकंड होगा ना,
होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो भैया Tm बराबर तो Te ही होना है, ये तो बात तय है। तो यहां से आएगा अंडर द रूट ऑफ Lm अपॉन Gm बराबर अंडर द रूट ऑफ Le अपॉन Ge। एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा Lm अपॉन Gm बराबर Le अपॉन Ge। यस और नो? अब एक बात बताओ, Lm आपको निकालना है, ये आपका G/6 है बराबर ये आपका 1 है और ये आपका G है। तो यहां से सॉल्व करने पर G से कया G, तो Lm बराबर 1/6 आएगा क्या? खत्म। सेकेंड्स पेंडुलम है, मतलब टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ये आपको याद होना ही चाहिए। इसे हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं और एसएचएम में भी पढ़ते हैं, दोनों जगह ये सेकेंड्स पेंडुलम की बातें मैं करता हूं, दोनों जगह करता हूं। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी आपको बतलाता हूं और यहां पर भी बतलाता हूं। हो सकता है सवाल किसी एक ही जगह कवर हुआ हो, लेकिन बातें मैंने इसमें दोनों जगह यहां पर आपको बतलाई हुई होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल देखो, द मास एंड डायामीटर ऑफ अ प्लेनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। कोई प्लेनेट है जिसका मास और डायामीटर अर्थ की मास और डायामीटर की तुलना में दुगना है। मतलब क्या दिया है? मास ऑफ प्लेनेट इज 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और डायामीटर मतलब रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये दिया है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ऑन दिस प्लेनेट विल बी इफ इट इज सेकेंड्स पेंडुलम। तो भैया सेकेंड पेंडुलम T बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/G। यस और नो? तो G बराबर क्या होता है? Gm अपॉन R स्क्वायर, मतलब G का पूरा खेल है क्या? यस और नो? तो इसको यदि मैं यहां रखूंगा तो T बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L अपॉन G M अपॉन R स्क्वायर। बोलो सही है क्या? क्लियर? अब इसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ आएगा T बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ LR स्क्वायर अपॉन G/ME, और जब मैं प्लेनेट के लिए लिखूंगा तो यह आएगा TP बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L RP स्क्वायर अपॉन GMP। यस और नो? सोचो और बोलो ये सही है? उसको मिटा दूं कि रहने दूं? मिटा देता हूं। मिटाने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान लगेगा, सामने सामने सॉल्व होगा। तो दोनों को आपस में क्या कर दो, डिवाइड। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, यह आएगा टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन अर्थ अपॉन प्लेनेट बराबर, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉमन चीजें तो कट जाएंगी। ये कितना आएगा? अंडर द रूट ऑफ RE स्क्वायर अपॉन ME होल डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो ये आएगा MP अपॉन RP का स्क्वायर। क्लियर? चलो भैया सॉल्व करेंगे तो T ऑन अर्थ होगा 2 सेकेंड, ये आपको टाइम पीरियड निकालना है प्लेनेट पर। रेडियस ऑफ अर्थ को R मान लो, मास ऑफ अर्थ को M मान लो, इनटू मास ऑफ प्लेनेट 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ, और ये भी 2 टाइम्स है। क्लियर? सॉल्व करेंगे क्या होगा देखो, R स्क्वायर M 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 अपॉन TP बराबर 1 अपॉन √2। तो 2√2 आंसर दिख रहा है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर बी में यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। यस और नो? क्या ये आंसर मेरे पास में हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताओ। क्लियर कट दिख रहा है? हो गया भैया? यस? ओके, यहां है वो सवाल, मैं वही इसी सवाल को ढूंढ रहा था बहुत देर से। सवाल देखो क्या है। A mass M attached to a spring oscillates with a period of 3 seconds. If the mass is increased by 1 kg, period increases by 1 second. The initial mass M. देखो क्या है, मास और स्प्रिंग, तो T बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ M/K। ये तो क्लियर है। अब सवाल में क्या बोला गया है?
मास को 1 kg से बढ़ाने पर टाइम पीरियड 1 सेकंड से बढ़ जाता है। ओ, तो पहला क्या है? पहला 3 है, तो मैं लिखूंगा 3 बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई के। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग तो वही है लेकिन आपने इसको बढ़ाया तो ये हो गया 4 बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m प्लस 1 बाई के। भाई स्प्रिंग तो वही है ना, बस मास को बढ़ाया है आपने, तो टाइम पीरियड उतना बढ़ गया। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, 2 पाई कैंसल, 3/4 बराबर, देखो k से k भी कट जाएगा, ये आएगा अंडर द रूट ऑफ m अपॉन m प्लस 1। एक काम करो बेटा, यहां पर प्यारा सा स्क्वायर कर दो, 9/16 बराबर m डिवाइडेड बाई m प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m प्लस का 9 बराबर 16m। देखना जरा कितना आएगा बेटा, 9 बराबर 16 में से गए 9, कितना बचेगा 7m। तो एक बात बताओ, m बराबर कितना आएगा, 9/7। प्यारा सवाल, आसान सवाल, थोड़ा सा लीक से हटके सवाल, यस और नो। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इस सवाल में? ये क्या है? अच्छा, the two spring mass system shown in the figure oscillates with a period t. If only one spring is used, then the time period will be. सवाल फिर से, the two spring mass system shown in the figure oscillates with a period t. If only one spring is used, the time period will be. अब देखो ये सवाल थोड़ा सा उल्टा हो गया। जनरली आपको सवाल कैसा होता है? सवाल ऐसा होता है कि भैया ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका मास m है, तो टाइम पीरियड आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई के। लेकिन यदि मैं यहां पर एक और एक 2, इन दोनों स्प्रिंग को एक मास m से जोड़ दूं तो भैया t डैश कितना आएगा, तो यह आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई 2k। ये सवाल ऐसा होता है, लेकिन अब ये सवाल क्या है, अब उसने बोला है कि भैया ये ऐसा है तो इसका कितना आएगा। सवाल देखो उल्टा है, जनरल ट्रेंड से हटके अलग सवाल है। तो अब यहां से यहां देखोगे आप, तो आप क्या पाओगे कि टी डैश बराबर कितना आ रहा है, क्या ये टी बाई रूट 2 आ रहा है, यस और नो? भाई जब ये होता है टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई के, तो इसका उल्टा आता है टी डैश बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई 2k। लेकिन अब सवाल में क्या बोला गया है कि अब सवाल में ये नहीं बोला गया, अब बोला गया है कि भैया ये यूज करिए, इसका टाइम पीरियड t है तो इसका कितना होगा। तो भैया इसका तो t डैश था, इसका t था, मतलब t बराबर t डैश रूट t, तो इसका आंसर आएगा रूट 2t। सॉल्व ऐसे होगा, उल्टी अप्रोच, उल्टी अप्रोच, रिवर्स अप्रोच है ये। तो नहीं समझ में भैया एक बात होता है, पैरेलल में स्प्रिंग है ना, तो जुड़ेगा ना, नहीं जुड़ेगा। k इक्विवेलेंट 2k कहां से आया, k प्लस का k 2k, k प्लस का k 2k से आया है, ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। सो आंसर विल बी रूट 2t। खत्म। नहीं समझ में आया, दोबारा कर लेते हैं भैया। देखो ये आ गया एक स्प्रिंग, ये आ गई दूसरी स्प्रिंग, दोनों को एक साथ जोड़ के मास m से जोड़ दिया, ये है k, ये है k। इसका टाइम पीरियड आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k, और k 2k भाई बराबर। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, इन दोनों में से हटा के यदि मैं एक ही स्प्रिंग लगा दूं, एक ही मास है, तो भैया t डैश बराबर आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k, यस और नो? अब यहां पर देखो t डैश बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई 2k यहां लिख दूं, तो यहां पर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो t डैश बराबर क्या आएगा, ये t आ गया और इंटू रूट 2। लो भैया ऐसे कर लो तो t रूट 2, तो वही तो हम कह रहे हैं रूट 2t। चाहे जैसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर है। जनरल सवाल कैसा पूछा जाता है, जनरल सवाल यहां से ये पूछा जाता है। अब ये पैरेलल का है, सीरीज के लिए भी पूछा जा सकता है।
सीरीज के लिए भी पूछा जा सकता है, करके रखना है ये सवाल। अब आपको सुन लो कौन से सवाल करने हैं, मैं ही बताऊंगा यहां पे। देखो पहला क्वेश्चन, ये करना है, होमवर्क है, ये मान के चलना, ये है m, ये है k, तो इसका टाइम पीरियड t है। सवाल ये नहीं है, क्वेश्चन है कि भैया एक बात बताओ, यदि हम ऐसी एक और स्प्रिंग और एक स्प्रिंग और ये m लगा दें, ये k है, ये k है, तो t डैश बराबर कितना आएगा। ये पहला सवाल हो गया। फिर दूसरा सवाल में हम देंगे टिंग 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 टिंग, इसका टाइम पीरियड t है। तो क्वेश्चन ये है टिंग 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 टिंग, इसका टाइम पीरियड कितना आएगा। लो भाई ये होमवर्क है, करके रखना, आपस में कमेंट्स में मिला लेना। अरे कोई तो एक आधा तो इंटेलिजेंट होगा ना जो आंसर देगा, बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे हैं बेटा, है ना। जो टॉपर की लिस्ट, जैसी ऐप खोलते जो टॉपर की लिस्ट में 4-5 बच्चे आते हैं, उनको रिक्वेस्ट है खासकर भैया आंसर देना, बाकी लोगों की भी मदद होगी। ऐसा नहीं है और भी लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, और भी लोग यहां पर आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। चलो सब लोग देना आंसर मिलाना। ये क्या है, ओके। अब देखो इसका टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकालेंगे। t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m अपॉन k इक्विवेलेंट। बताओ k इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो यहां पर यदि आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो क्या हो रहा है, पहले ये दो हैं पैरेलल और फिर ये दोनों आपस में क्या हैं, सीरीज हैं, यस और नो। तो पैरेलल के हिसाब से आएगा 2k और ये सीरीज का k है, तो इन दोनों को सीरीज में लेंगे तो कितना आएगा 2k इंटू k अपॉन 2k प्लस का k। तो आंसर इज 2k/3। अब ये मत कहना सर, ये मत कहना कोई भी कि सर हमें सीरीज और पैरेलल निकालना ही नहीं आता और हमको समझ में ही नहीं आ रहा। भैया कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है यार, दो पैरेलल स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, जोड़ना है सिर्फ k1 प्लस k2 प्लस k3, तो 2k आ गया। और इनको सीरीज में कैसे निकालेंगे, 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन। तो इनको मैं सीरीज के रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह लगा के सॉल्व कर लेता हूं। सो योर आंसर विल बी t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m/2k/3। तो 3m/2k वाला ढूंढ लो। 3m/2k तो एक में भी नहीं दिख रहा, क्यों, अरे फ्रीक्वेंसी पूछी है तो उल्टा कर लो भाई। तो f बराबर आएगा 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ 2k/3m। है क्या कोई, है क्या कोई, एक भी ऑप्शन नहीं है, टाइपिंग एरर है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है, टाइपिंग एरर है। किसको सही कराएं बताओ। लो इसको कर लेते बी को। पिछले ऑप्शन में क्या था, सी था, तो इस बार बी है, ठीक है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये मत करना सर शीट में तो गलत ऑप्शन डले हुए हैं, अब हम क्या करें। अरे भैया कर लो ना करेक्शन, एक इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 में 2k अपॉन 3m आएगा फ्रीक्वेंसी। अब देखो पहली बार में मैं भी सोचा, मैंने ऐसा कैसे हो गया, किसी से भी मैच नहीं किया, तब मुझे लगा, तब मैंने देखा तो भैया फ्रीक्वेंसी पूछे। सवालों में इन चीजों पे ध्यान देना, हो सकता है पहली ऑप्शन में टाइम पीरियड निकाल के दे दे। हालांकि पता नहीं क्यों एग्जामिनर इतनी चालाकी नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो सर आपने क्यों नहीं बना के दिए, जाहिर सी बात है ये बुक का क्वेश्चन है, किसी ना किसी बुक का क्वेश्चन है, तो बुक में जैसा दिया है वैसा आपके सामने मैं बनाऊंगा बैठ के, तो मैं तो टाइम पीरियड का भी ऑप्शन दे दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप टाइम पीरियड के सवाल पे ऑप्शन पे क्लिक करके आओगे, बिल्कुल हवा भी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि 99% केस में स्टूडेंट टाइम पीरियड ही पहले सॉल्व करते हैं, फ्रीक्वेंसी कोई सॉल्व ही नहीं करता है, ठीक है। चलो तो यहां पर एक संभावना मैंने बताई है कि इसको आप गलती से टिक करके आ सकते हो, सवाल पढ़ लेना बेटा फ्रीक्वेंसी का है कि किसका है। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अ स्प्रिंग मास ऑफ सिस्टम ऑसिलेट्स इन अ कार, इफ द कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या रहेगी भाई। एक बात बताओ, टाइम पीरियड होता है t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m/k, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ k/m। इसमें बताओ इस एक्सेलरेशन से कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा, रिमेन्स सेम। ध्यान रखना ये ट्रिकी क्वेश्चन है,
इसमें गलती की पूरी पूरी संभावना है कि यहां पर आप गलत करके आ जाओ कि फटाफट से आंसर लगाओ कि इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। ये उसमें चलता है, पता है किसमें? जहां पर t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई ए नेट लिखते हैं, याद है? व्हेन अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग इन अ केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये कौन है? स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसमें नहीं लगा देना है, तो यहां सेम रहने वाला है। अब बोलो सर ये कैसे आया, हमें तो पता ही नहीं चला, नहीं समझ में आया। भैया क्लियर है, अब ये तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्प्रिंग मास का टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऐसे चलती है। अब के का कोई डिपेंडेंसी थोड़ी है, के तो फोर्स कांस्टेंट है जो स्प्रिंग पे एक फिक्स होता है, चाहे उसको आप खड़ा कर लो, चाहे आड़ा कर लो, चाहे टेढ़ा कर लो, सुला दो, चाहे नचवा लो उसको, वो तो के ही रहने वाला है। आइदर द स्प्रिंग इज डांसिंग और स्लीपिंग और स्टैंडिंग, whatever the spring is doing, its spring constant will always remains k, and the mass of the body does not change by changing the acceleration. Mass remains same but weight can change. Yes, so ध्यान रखना, remains same will be the correct answer. हाँ भाई, two particles executes SHM of the same time period along the same straight line. They cross each other at the mean position while going in opposite direction, their phase difference. लो भैया, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, अब उसने क्या बोला है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है मीन पोजीशन पर, तो इनका फेज डिफरेंस कितना आएगा बताओ भैया? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कितने का आएगा? 180। ये लाइन मार के सीधा सीधा मैंने 180 बता दिया वैसे तो आपको, है ना भाई? देखो x बराबर a साइन ओमेगा टी, ये पॉजिटिव जाने के लिए, नेगेटिव जाने के लिए आप कितना करोगे भाई? देखो एसएचएम का पाथ देखो, 1 डा और 3, ऐसे होता है कि नहीं होता है? अब जब आप यहां खड़े हो और इधर जाते हो तो x बराबर आता है a साइन ओमेगा टी। जब आप इस पोजीशन से इधर स्टार्ट करते हो तो ये आता है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का 90। क्यों? एक्सट्रीम वाला पोजीशन। और यदि आप इसमें और इधर आके यहां से फिर इधर जाओगे तो इसमें और 90 जुड़ेगा, तो इसको x1 माना है तो इसको x2 मानोगे, तो x2 बराबर कितना आएगा? a साइन ओमेगा टी प्लस 90 और प्लस 90, बेटा 90 90 बढ़ते जाएगा। और जब आप यहां खड़े हो और फिर इधर जाना है तो फिर क्या हो जाएगा? इसको x3 मान लो, तो x3 बराबर आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 180 और प्लस का 90। ठीक है, तो सारे बता दिए मैंने इस सवाल में, तो इसका आंसर तो पाई है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस क्लियर हो गया। यहां से सवालों में कोई भी सवाल आएगा कर लोगे। क्या बोला मैंने? एंग एंग और ये देखो, यहां और यहां 90 डिग्री, यहां और फिर यहां 90 डिग्री, फिर यहां से यहां 90 डिग्री और यहां से यहां 90 डिग्री। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से बता देता हूं अलग तरीके से। एक पार्टिकल यहां से इधर स्टार्ट कर रहा है और एक पार्टिकल यहां से इधर स्टार्ट कर रहा है, तो ये वाली जो सिचुएशन है इसमें 90 डिग्री का आएगा। फिर एक पार्टिकल जो इधर जा रहा है और एक पार्टिकल जो मेन पोजीशन से इधर जा रहा है, इसके बीच में भी यहां पर 90 डिग्री का आएगा। फिर एक पार्टिकल जो इधर जा रहा है और एक पार्टिकल जो इसने इधर से इधर जाना चालू किया है, इसके बीच में भी 90 डिग्री का ही आएगा। तो ऑन क्लियर है? ये है फेज डिफरेंस का खेल। तो अब किसी को किसी से कंपेयर कर लो। मान लो यदि मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो 180 हो जाएगा, इसको और इसको कंपेयर कर लूं तो 270 हो जाएगा। यही कहानी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं यहां पर उम्मीद करता हूं। लो भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इज x बराबर, दो बार लिख दिया, x बराबर 3 साइन 2t प्लस का 4 कॉस 2t। ठीक है, ये इक्वेशन लिख दी। अब क्या पूछ रहा है? एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालें?
एक बात बताओ, इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा? ये दो एसएचएम का एडिशन है, तो भैया एम्पलीट्यूड जो आएगा आर वो आएगा अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। तो ये तो कभी देखा ही नहीं। अरे देखा ही नहीं है, क्या नहीं देखा भाई, ऐसे कैसे नहीं देखा? कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम है ये हेडिंग। तो आर बराबर कितना आएगा? a1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 और cos 5। फेज डिफरेंस देखो, साइन 2t और cos 2t में फेज डिफरेंस कितना आएगा? साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है, पता है कि नहीं पता है? तो 90 का फेज डिफरेंस है साइन थीटा और cos थीटा में, तो cos 90 आएगा यहां पर 0। सो आर बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 9 प्लस 16 मतलब 25 का रूट 5। तो 5 वाला आंसर आएगा ये तो पहले खत्म हो गया, दूसरा सॉल्व ही नहीं करना था। लेकिन यदि आप वी मैक्सिमम की बात करोगे तो ये आएगी ओमेगा ए बराबर, ए तो आ गया 5, ओमेगा कितना है 2, तो 2 इंटू 5 मतलब आंसर इज 10। खत्म, 5 और 10, दैट्स इट। श्योर? इस तरह से हमने एसएचएम के ऑसिलेशन चैप्टर के एमसीक्यू किए हैं। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक न्यूमेरिकल वाला लेक्चर मिलेगा उसको भी एक बार आप लोग गो थ्रू करके रखना बेटा, मददगार साबित होगा। मुझे लगता है इसके बाद में शायद से एक्स्ट्रा स्ट्रोक एमसीक्यू शायद ना मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को मैकेनिक्स वाले पोर्शन में ज्यादा परेशानी होती है, तो उन पोर्शंस के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा स्ट्रोक एमसीक्यू लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। बाकी यहां से आगे पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं पॉसिबिलिटी कम है, हो सकता है किसी एक आधा चैप्टर में मिल जाए, है ना। तो एक्स्ट्रा स्ट्रोक एमसीक्यू यदि इस चैप्टर का आता है तो उसको भी आप गो थ्रू जरूर करना, है ना। आता है का मतलब ये देखो, मैं आपको बता दूं मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए, कई बार सिस्टम में हो सकता है अपलोड ना हो किसी और दूसरे कारण की वजह से। यस, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए